चैप्टर्स 365, 366, 367, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 365, हु इमॉर्टल ब्लेसेड लैंड खुलता है। शैंकलियांग पहाड़ पर तो फैंग युआन ने बस हल्का फुल्का नाम ही बनाया था, लेकिन टाइबाजू से भिड़ने के बाद उसका नाम पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल गया और वो सच में फेमस हो गया, डेमोनिक पाथ का एक जाना माना जीनियस बनकर। इस खबर ने ना जाने कितने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कुछ एक्सपर्ट्स जो सालों से बैंड कमरों में कल्टीवेशन कर रहे थे, तो कुछ गू मास्टर्स आवारा दुनिया घूम रहे थे। अस पर राइचस पथ की भी नजर थी और डेमोनिक पाथ वाले भी लालच से देख रहे थे। फैंग युआन सही मायनों में उनकी नजरों में चढ़ गया था। सेंचुरी बॉय जैसे कुछ लोगों ने तो वक्ती तौर पर पीछे हटने का फैसला किया। ली जियान और हु मेरा जैसे लोग आग में घी डाल रहे थे, और कुछ लोगों का लड़ने का जज्बा जाग उठा और उन्होंने खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। एकदम से माहौल गर्म हो गया और बदल गरजने लगे। हर तरफ से मुश्किलों की लहरें फैंग युआन की तरफ बढ़ने लगी। सन चा पहाड़, एक गुफा के अंदर फैंग और बाय आमने सामने बैठे थे। फैंग युआन के हाथ बाइनिंग बिंग की पीठ पर रखे थे और वो अपना प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर कर रहा था। बाइनिंग बिंग के अपचर में एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस एक झरने की तरह उसके प्राइमीवल सी में गिर रहा था, जिससे कई लहरें उठ रही थीं। लहरें प्राइमीवल सी में लगातार उठ रही थीं और उसके अपचर की दीवारों को साफ कर रही थीं। फैंग युआन रैंक 4 मिडिल स्टेज पर था और उसके पास ब्राइट गोल्डन प्राइमीवल एसेंस था, लेकिन 9 आइज लिकर वर्म की वजह से उसका प्राइमीवल एसेंस साफ होकर एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस बन गया था। अभी वो अपना प्राइमीवल एसेंस बोन फ्लैश यूनिटी गू के जरिए बाइनिंग बिंग के अपचर में डाल रहा था और उसके अपचर को आराम पहुंचाने और मजबूत करने में मदद कर रहा था। कुछ घंटों बाद फैंग युआन ने अपने हाथ हटाए और बाइनिंग बिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा एकदम शांत था। उसने फैंग युआन को बचाने के लिए ना तो कोई शुक्रिया जताया और ना ही उसकी देर से आने पर कोई गुस्सा दिखाया। वो एकदम शांत थी, जैसे वो कभी फंसी ही ना हो, लेकिन उसके दिल की गहराइयों में सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। काफी समय से कल्टीवेशन के मामले में वो फैंग युआन से ऊपर थी, लेकिन अब वो खुद बोन फ्लैश यूनिटी गू की फायदेमंद बन गई थी। एसेंस गोल्ड प्राइमीवल एसेंस से उससे बहुत मदद मिली। आखिरकार वो अभी भी रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर ही थी। लगता है फैंग युआन के साथ मिलकर कल्टिवेट करना इतना बुरा भी नहीं है। जैसे ही ये ख्याल आया, बाइनिंग बिंग ने यूज फौरन अपने दिमाग से निकाल दिया। वो धीरे से उठी और ठंडी आवाज में बोली, जैसे वो फैंग युआन की मुसीबत में मजे ले रही हो। सुना है आजकल की अफवाहों के बारे में? बहुत से लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 3 किंग्स इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा राज है। तुम्हें पहले उड़ने के तरीके नहीं आते थे, लेकिन वो तुम्हें 3 किंग्स इनहेरिटेंस से माइल ही बच के रहना। टाई क्लैन गुस्से से आग बबूला है और उन्होंने खुलेआम तुम्हें अपना दुश्मन ऐलान कर दिया है। तुम्हारे लिए उनका अरेस्ट वारंट पूरे सदर्न बॉर्डर में फैल चुका है। फैंग युआन ने बैठे बैठे ही लापरवाही से जवाब दिया, ही हमारे रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता? जब टाई क्लैन मेरे पीछे आ रहा है तो तुम भी उनकी हिट लिस्ट पर ही होगी। HMPH, आधी रात तक अपनी कल्टिवेशन जारी रखो, मैं तुम्हारे लिए पहरा दूंगी। आधी रात के बाद हम जगह बदल लेंगे। ये कहकर बाइनिंग बिंग बाहर चली गई। अभी की सिचुएशन सान चा पहाड़ पर नए नए आने के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक थी। फैंग और बाय अलग अलग समय पर कल्टिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। गुफा की गहराई में फैंग युआन अकेला रह गया। उसने जल्दी में कल्टिवेशन शुरू नहीं की, बल्कि सोच में डूब गया। टाई क्लैन का रिएक्शन उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। उसने टाई क्लैन के एक एल्डर को मारा था और उनके यंग मास्टर का पीछा भी किया था। उसने उनकी हद को बुरी तरह से लंघ दिया था। टाई क्लैन एक टॉप क्लैन था, राइचस पाथ के लीडर्स में से एक। वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? उनका बदला यकीनन बहुत खतरनाक होगा। टाई क्लैन के अलावा और भी प्रॉब्लम्स थे। शैंक क्लैन, वू क्लैन और राइचस पथ के दूसरे लोग, हु मेरा, ली जियान, सेंचुरी बॉय और डेमोनिक पथ के दूसरे लोग। यह फेमस होने की कीमत थी। फैंग युआन ने लड़ाई से अपना नाम बनाया था, लेकिन इसने उससे तूफान के बीच में भी धकेल दिया था और अब यूएस पर अनगिनत लोगों की नजर थी। हर तरफ से साजिशें हो रही थीं और उससे आजमाया जा रहा था। यहां तक कि कुछ लहरें तो उससे डूबने के लिए भी तैयार थीं, जो अब एक बड़े भंवर में तब्दील हो चुकी थीं। अपनी पिछली जिंदगी के एक्सपीरियंस से फैंग युआन जानता था कि वो एक इम्तिहान का सामना कर रहा है। अगर वो इस भंवर से निकल पाया, इन लहरों के हमले को सह गया, तब वो सच में अपनी जगह बना पाएगा और साउदर्न बॉर्डर का एक माना हुआ एक्सपर्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ये भंवर उससे निकल गया और चीथड़े उड़ा दिए,
तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। ए फ्लैट तक डिवाइन थीफ लू जुंग फंग ने डेमन सप्रेशन टावर में कई बार घुसपैठ करके बड़ा बवाल मचा दिया होगा। टाई क्लैन पहले से ही काफी प्रेशर में होगा। अगर उन्हें मुझसे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी है तो ये 1-2 महीने का काम नहीं है। फिलहाल के लिए मैं उनके बारे में भूल सकता हूं। बाहर जो अफवाहें हैं कि मेरे पास बड़ा राज है, ये जरूर ली जियान और हुमेरा का काम होगा। HMPH, इन दोनों से तो मैं जल्द ही निपट लूंगा। बस ली जियान अभी भी काफी काम का है। और हुमेरा के पीछे तो रैंक 6 गु इमॉर्टल खड़ा है, मुझे इसके लिए ध्यान से प्लानिंग करनी होगी। 3 किंग्स इनहेरिटेंस एक बहुत बड़ा केक है, मैं इससे पूरा नहीं खा सकता। मुझे सिर्फ इसके सबसे बेहतरीन हिस्से ही चुनने होंगे। अगर मेन इनहेरिटेंस का असली एसेंस हासिल कर सका, जैसे अनडिफीटेड 100 बैटल्स गु और दूसरे गु, तो यह ट्रिप सफल हो जाएगी। मेरी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और ईटीएन पहाड़ की बड़ी लड़ाई में यह बहुत काम आएगा। फैंग युआन के दिमाग में ख्याल घूम रहे थे, फिर उसने उन्हें हटाया और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के बारे में सोचा। टाइम के हिसाब से TNT पहाड़ पर हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस खुल चुका होगा। ये एक असली गु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड है और 3 किंग्स इनहेरिटेंस से कई गुना ज्यादा कीमती है। वो फंग जिन हुवैंग इस इनहेरिटेंस की वजह से हाई गु इमॉर्टल बनी थी और फ्यूचर में एक ऐसी शख्सियत बनी जिसका नाम पूरी दुनिया में गूंजता था। इसी बीच सेंट्रल कॉन्टिनेंट में TNT पहाड़ के दामन में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्ट्स से आए एलीट डिसाइपल्स एक साथ इकट्ठा हुए थे। भीड़ में असली गु यू फैंग झेंग ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी। महीनों तक चला बड़ा कंपटीशन आखिरकार खत्म हो गया था। कुछ महीने पहले 10 बड़े सेक्ट्स ने एक हाई समय पर एक ऑर्डर जारी किया था कि इन एलीट डिसाइपल्स के बीच एक बड़ा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि रैंकिंग्स तय की जा सके। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स में सबसे मजबूत इनहेरिटेंसेस थे। इस जनरेशन के एलीट डिसाइपल्स सभी इंसानों में ड्रैगन्स दी जन्नत के बच्चे। उनमें से सबसे कमजोर डिसाइपल के पास भी 1 या 2 ट्रम्प कार्ड्स थे। फेरी बाइशिया की वजह से गु यू फैंग झेंग का वक्त आसान नहीं गुजरा। बड़े कंपटीशन में उसके कई दुश्मनों ने गहरी दुश्मनी दिखाई और भारी हमले किए। खुशकिस्मती से फैंग झेंग की फाउंडेशन गहरी थी, उसके पास एक आयनबीक फ्लाइंग क्रेन ग्रुप था और स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली के अंदर मौजूद लॉर्ड स्काई क्रेन का गाइडेंस भी था। इन सब चीजों ने उससे हर राउंड में संघर्ष करने और एक अच्छी रैंकिंग हासिल करने में मदद की। अभी TNT पहाड़ के आसमान में 10 अनजान गु इमॉर्टल डिवाइन कॉन्शियसनेस चुपचाप आपस में बात कर रहे थे। इस जनरेशन के एलीट डिसाइपल्स भी आमतौर पर आम ही हैं, लेकिन आखिरकार कुछ बेहतरीन जूनियर्स मिल ही गए। स्पिरिट बटरफ्लाई वैली का सीओ ची जिंग काफी अच्छा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो सीओ बायहोंग का पैट पोटा होना चाहिए, है ना? मिरियड ड्रैगन डॉग का यिंग शेंग जी भी बहुत बेहतरीन है, लॉन्ग नू ने उससे अच्छी तालीम दी है। ही, आप बहुत दयालु हैं। आपकी पोती फंग जिन हुवैंग सच में सबसे बेहतरीन है, उसके हमले का मुकाबला उसकी उम्र का कोई नहीं कर सकता। क्या आप सब एक दूसरे की तारीफ ही करते रहेंगे? चलो मिलकर इस इमॉर्टल इनहेरिटेंस को पूरी तरह से खोलते हैं। ठीक है। तो चलो एक साथ हमला करते हैं। उठो। 10 अनजान ताकतें शून्य से निकली, शानदार और सीमाहीन, जैसे सुनामी या पहाड़ी सैलाब। दुनिया बदल गई, हवा चली और बादल गरजे। 10 ताकतें एक दूसरे के गिर्द घूमी और फिर एक साथ जुड़कर TNT पहाड़ पर एक खास जगह से टकरा गईं। कोई आवाज नहीं हुई, वो डरावनी अनजान ताकत हवा में ही गायब हो गई। सुनहरी रोशनी की किरणें खिली और एक लाल रंग का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठा। दरवाजा 100 फीट ऊंचा था और उस पर एक 9 रंगी प्लाक लगा था जो चमक रहा था। हवा में गुलाबी शुभ बादल इकट्ठा हुए और सूरज की रोशनी की तेज किरणें इकट्ठा होकर सीधियों का एक झुंड बन गईं। सीधियां दरवाजे से निकली और एक इंद्रधनुष का पुल बन गईं, जो ठीक एलीट डिसाइपल्स के ग्रुप के सामने आकर रुकी। कंपटीशन की रैंकिंग के हिसाब से अंदर जाओ। हवा से एक अलौकिक आवाज आई और 10 सेक्ट्स के डिसाइपल्स के कानों में साफ साफ गूंजी। ये एक गु इमॉर्टल की आवाज थी। 10 सेक्ट्स के डिसाइपल्स के चेहरों पर अलग अलग भाव आए, खौफ, सम्मान, जोश और बहुत कुछ। ज्यादातर की निगाहें एक लड़की पर टिकी हुई थीं। उसने एक फिनिक्स का मुकुट पहना था, उसकी उंगली तिरछी थीं, उसकी सुनहरी भावें पतली और लंबी थीं और उसकी भावों के बीच में एक छोटा लाल तिल था। उसकी शख्सियत शान और शौकत वाली और नजाकत से भरी थी और उसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। वो इस बड़े कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल करने वाली विजेता थी फंग जिन हुवैंग। ये लड़की शानदार और चमकदार थी, उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी और उसकी आंखें बिजली जैसी थीं। जैसे आसमान में उड़ने वाला फीनिक्स, वो एलिगेंट और पवित्र थी, दुनिया को घमंड से देखती थी।
उसके मुकाबल उसके आसपास के एलीट डिसाइपल्स साधारण चिड़ियों जैसे लग रहे थे। फैंग झेंग उससे लड़ चुका था, लेकिन सिर्फ CHEH मूव्स में हार गया था। गु इमॉर्टल की आवाज सुनकर फंग जिन हुआंग ने एक साफ सीटी मारी और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर आगे बढ़ी। सुनहरी रोशनी एक फिनिक्स में बदल गई और दरवाजे से टकराई। लाल दरवाजा हिला और एक शून्य खुल गया जिसने फंग जिन हुआंग को निगल लिया। फंग जिन हुआंग के बाद सियो चीजिंग, यिंग शेंगजी और दूसरे लोग एक के बाद एक हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस में दाखिल हुए। 20 डिसाइपल्स के अंदर जाने के बाद गु यू फैंग झेंग की बारी आई। फैंग झेंग इंद्रधनुष के पुल पर चला और दरवाजे में दाखिल हुआ। यूज फौरन चक्कर सा महसूस हुआ। रंग उसके सामने एक भंवर में घूमने लगे, हर तरह के फूलों के खिलने की तरह चमक रहे थे। उससे लगा जैसे वो एक खूबसूरत तूफान में बह रहा है। ही, एक प्यारी और छोटी लड़की अचानक उसकी नजर में आई। तुम भी एक और किस्मत वाले हो जो हो इमॉर्टल इनहेरिटेंस पाने आए हो। थोड़ी देर में तुम्हें एक पहाड़ दिखेगा। जो भी सबसे पहले उसकी चोटी पर पहुंचेगा वो ही मुझे हासिल कर पाएगा। तुम्हें मेहनत करनी होगी। जो लोग तुमसे पहले अंदर गए हैं वो पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। ही, लड़की ने सतरंगी कपड़े पहने हुए उसकी पीठ पर एक बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी की पूंछ थी जो शरारत से हिल रही थी। उसकी ईरी बड़ी और गोल थी जो उसकी मासूमियत दिखा रही थी। तुम कौन हो तुम? फैंग झेंग हैरान और उलझन में था। वो इस गु इमॉर्टल की जगह को समझ नहीं पा रहा था। यहां एक लड़की कैसे आ सकती थी? ही, तो ये एक बेवकूफ लड़का है, लड़की ने कहा और शरारत से अपनी कोमल और गोरी छोटी उंगली बढ़ाई और धीरे से फैंग झेंग के माथे को CHUA। फिर जैसे वो आई थी वैसे ही अचानक गायब हो गई। इस हल्के से छूने से फैंग झेंग का जिस्म जो पंख जैसा हल्का हो गया था, उसने अपना वजन वापस पा लिया और अचानक नीचे गिरने लगा। वजन ना होने का एक तेज एहसास फैंग झेंग पर फैल गया और वो अनजाने में चिल्ला पड़ा। वो अपने गु वॉर्म्स को एक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन उसकी दहशत का ठिकाना ना रहा। उसका पूरा एपर्चर एक अनजान ताकत से बैंड हो गया था, जिससे वो गु की ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं, गु यू फैंग झेंग, इस जगह पर मरने वाला हूं, गिरकर मरने वाला हूं, इतनी अजीब मौत। चैप्टर 366 लैंड स्पिरिट। थर्ड। एक हल्की सी आवाज आई और हर तरफ धूल उड़ने लगी। फैंग झेंग जमीन पर मुंह के बाल गिरा। हालांकि वो बहुत ऊंचाई से गिरा था, लेकिन वो बस थोड़ी ही देर में नीचे आ गया, इसलिए वो बच गया। थू। फैंग झेंग जमीन पर फैल गया और अपने मुंह से घास और मिट्टी थूकने लगा। उसके पूरे जिस्म में एक दर्द फैल रहा था और उस घुटन महसूस हो रही थी। ये कौन सी जगह है? उसने धीरे धीरे गहरी सांसें ली और लड़खड़ाते हुए उठा, फिर अपने आसपास देखने लगा। ये हरियाली से भरा मंजर था। फैंग झेंग को लगा जैसे वो किसी घास के मैदान में है। हवा के झोंके से घास सरसरा रही थी और हर रंग के अनगिनत फूलों ने एक कालीन बना रखा था जो दूर उफाक तक फैला हुआ था। दूर एक ऊंचा और अजीब सा क्रिस्टल का पहाड़ था। क्रिस्टल का पहाड़ आधा पारदर्शी था और गुलाबी रंग का था, जैसे किसी सपने का सीन हो। अपनी जगह से फैंग झेंग साफ साफ पहाड़ पर चढ़ते हुए इंसानी साए देख सकता था। क्रिस्टल के पहाड़ के मुकाबले ये साए बहुत छोटे थे, जैसे चींटियां हों। जो सबसे पहले चोटी पर पहुंचेगा यूजू इमॉर्टल इनहेरिटेंस मिलेगी। अचानक फैंग झेंग को उस रहस्यमयी लड़की की बातें याद आयम। कौन थी वो रहस्यमयी छोटी लड़की? क्या सच में इस पहाड़ पर चढ़कर वो हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस हासिल कर सकते हैं? जब फैंग झेंग अपने शकों में डूबा हुआ था, तभी उसके अंदर से लॉर्ड स्काई क्रेन की बेचैन आवाज आई, बेवकूफ शागिर्द, अभी भी क्या सोच रहा है? जल्दी जा और उस डांगे पहाड़ पर चढ़। मास्टर। फैंग झेंग एक हाई वक्त में हैरान भी था और खुश भी। वो छोटी लड़की कौन थी? और मैं कोई गु इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूं? जल्दी करो, एक एक सेकंड का इस्तेमाल करो। मैं तुम्हें समझाता हूं, ध्यान से सुनो। लॉर्ड स्काई क्रेन ने जल्दी से समझाया। हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पूरी गु इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। इसका सिर्फ एक ही वारिस हो सकता है। जिसे भी ये मिलेगी वो सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा और उसके पास इमॉर्टल बनने का एक बहुत बड़ा मौका होगा। बाकी सबको कोई फायदा या इनाम नहीं मिलेगा। जो छोटी लड़की तुमने अभी देखी वो हाई हु इमॉर्टल इनहेरिटेंस है। जैसे ही तुम सबसे पहले छोटी पर चढ़ जाओगे तुम उसके मास्टर बन जाओगे और गु इमॉर्टल इनहेरिटेंस हासिल कर लोगे। फैंग झेंग छोटी को देखते हुए भागने लगा। वो सदर्न बॉर्डर में रहा था और वहां बहुत से पहाड़ वो पहाड़ करीब दिखता है लेकिन असल में बहुत दूर होता है वाले लॉजिक को जानता था। मास्टर, मैं इस क्रिस्टल पहाड़ से बहुत दूर हूं जबकि वो लोग पहले से ही यूएस पर चढ़ रहे हैं।
फासला बहुत ज्यादा है। मेन मूवमेंट गु भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं कैसे जीत सकता हूं? लॉर्ड स्काई क्रेन ने HMPH किया, नादान। ये हु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड है, ये जगह किसी और जैसी नहीं है। भले हाई हु इमोर्टल मर चुकी है, उसकी मर्जी अभी भी जिंदा है। तुम्हारे मूवमेंट गु को हु इमोर्टल की मर्जी ने सील कर दिया है, जाहिर है तुम यूज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी सबके साथ भी यही है, वो कोई गु इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम्हें सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत पर भरोसा करके चोटी पर चढ़ना होगा और ये टेस्ट पूरा करना होगा। फैंग झेंग निराश हुए बिना ना रह सका, मेन मूवमेंट गु इस्तेमाल नहीं कर सकता और इतना बड़ा फासला है, मैं उन्हें कैसे पकड़ सकता हूं? अजीब है, हम एक के बाद एक दरवाजे में दाखिल हुए, तो फासला इतना बड़ा कैसे हो गया? लॉर्ड स्काई क्रेन हंसा, ये एक गु इमोर्टल ब्लेस्ड लैंड है, यहां टाइम का फ्लो अलग है। बाहर की दुनिया का एक दिन यहां 5 दिन के बराबर है। तुम लोग एक एक करके दरवाजे में दाखिल हुए और टाइम का फर्क कम था, लेकिन जैसे ही तुम यहां दाखिल हुए, टाइम का फर्क अचानक बढ़ गया। वारना, रैंकिंग तय करने के लिए इतना बड़ा कंपटीशन क्यों होता? हर रैंक का एक खास फायदा है। जो आखिरी रैंक पर है, उसके जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो ये बात थी। फैंग झेंग को तब समझ आया कि बड़े कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग हासिल करना कितना जरूरी था। बदकिस्मती से उसके पास ताकत की कमी थी और उसकी स्ट्रेंथ दूसरों से कम थी। 10 बड़े सेक्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सरदार उनके पास बहुत से छुपे हुए टैलेंट्स जिनकी फाउंडेशन बहुत गहरी थी। यहां तक कि सदर्न बॉर्डर के टॉप क्लैंस भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस जनरेशन के एलीट डिसाइपल्स में फैंग झेंग, फेरी बाइशिया, गु टिंग और वे वू शैंग जैसे डिसाइपल्स सिर्फ सेकंड टियर के थे। फर्स्ट टियर में फंग जिन हुवैंग, यिंग शेंगजी और सियो ची जिंग जैसे डिसाइपल्स थे। उनके पास पावरफुल बैकग्राउंड और गु इमोर्टल्स का सपोर्ट था। शुरू से ही उन्हें बड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। उन्हें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए गए, उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, और कभी कभी गु इमोर्टल लेवल के लोग खुद उन्हें उनके कल्टिवेशन में गाइड करते थे। तुलना में फैंग झेंग तो सिर्फ एक देहाती लड़का था। भले ही उससे कुछ अच्छे मौके मिले, लेकिन वो गु इमोर्टल्स के सपोर्ट से मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरी रैंकिंग ज्यादा नहीं है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैंने बड़े कंपटीशन में अपनी पूरी जान लगा दी थी, मेरे लगभग सारे आयन बीक फ्लाइंग क्रेन्स मर गए। फैंग झेंग को अफसोस और लाचारी महसूस हुई। सोचते सोचते उससे अचानक कुछ गड़बड़ लगी। मास्टर, जब यहां गु वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो आप मुझसे कैसे बात कर पा रहे हैं? मास्टर, आपके पास ये राज भी था, आप सच में कमाल के हैं। हा हा हा। लॉर्ड स्काई क्रेन जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। बेवकूफ शागिर्द, तुम्हें आखिरकार ये समझ आया? लेकिन तुम अपने मास्टर को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं जिंदा रहते हुए सिर्फ एक रैंक 5 था और मरने के बाद मेरी आत्मा स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली में रहती है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुमसे इसलिए बात कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे इमोर्टल क्रेन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर लॉर्ड हे फंग यांग हैं। फैंग झेंग, तुम्हें याद रखना होगा, इस दुनिया में सिर्फ गु इमोर्टल्स हाई गु इमोर्टल से टक्कर ले सकते हैं। सुप्रीम एल्डर ही फंग यांग? फैंग झेंग हैरानी से भर गया। इमोर्टल क्रेन सेक्ट में कई गु इमोर्टल्स थे, उनमें से एक हे फंग यांग था। ये सोचना कि वो उससे किसी तरह से जुदा होगा। लॉर्ड स्काई क्रेन ने गहरे मतलब से कहा, फैंग झेंग, हु इमोर्टल इनहेरिटेंस कोई छोटा मामला नहीं है, इसका एक लैंड स्पिरिट है। मतलब, इस ब्लेस्ड लैंड की अपनी एक मर्जी है। एक गु इमोर्टल भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। लैंड स्पिरिट्स मासूम और जिद्दी होते हैं, अपने असली मास्टर के जुनून को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई गु इमोर्टल जबरदस्ती हमला करेगा, भले हाई लैंड स्पिरिट उसका मुकाबला ना कर पाए, लेकिन वो खुद को तबाह करके ब्लेस्ड लैंड को खत्म कर सकता है। जबरदस्ती हमला करने वाले गु मास्टर को भी बेकार में चोट लगेगी और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उन्होंने तुम एलीट डिसाइपल्स को भेजा है। इस बड़े कंपटीशन में स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फंग जिन हुवैंग सच में कमाल की है। इस लड़की को जीनियसेस में भी जीनियस कहा जा सकता है। भीड़ को घमंड से देखती है, लोगों में एक फिनिक्स। तुम्हारी ताकत कम है और उसका तुमसे जीतना मामूली बात है। लेकिन हमारा इमोर्टल क्रेन सेक्ट अभी हारा नहीं है। तुम हमारे इमोर्टल क्रेन सेक्ट के लिए पासा पलटने की उम्मीद हो। फैंग झेंग अपनी इन बड़ी किए बिना ना रह सका। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस पर इतनी बड़ी उम्मीद टिकी होगी। उससे अचानक एहसास हुआ, ये हु इमोर्टल इनहेरिटेंस की लड़ाई 10 सेक्स के एलीट डिसाइपल्स के बीच की लड़ाई लग रही थी, लेकिन असल में ये 10 बड़े सेक्स के बीच की जंग थी। उसके जैसे डिसाइपल्स तो सिर्फ मोहरे जबकि 10 सेक्स के गु इमोर्टल्स खिलाड़ी थे,
वो पर्दे के पीछे से मोहरे बिछा रहे थे और एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। और वो खुद एक अनजान गुप्त हथियार था जिसे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ने चुना था। मास्टर, क्या सेक्ट मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें नहीं लगा रहा है? मैं ऐप कोई गु इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं विजेता कैसे बन सकता हूं? ही। लॉर्ड स्काई क्रेन ने गर्व से हंसा। फैंग झेंग, क्या तुम जानते हो कि ये क्रिस्टल पहाड़ क्या है? ये रेंजू की कहानियों वाला डांगहू पहाड़ है। डांगहू पहाड़? फैंग झेंग हैरानी से चिल्ला पड़ा। रेंजू की कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई थीं। फैंग झेंग इस मशहूर डांगहू पहाड़ के बारे में जानता था। लॉर्ड स्काई क्रेन ने जारी रखा, जैसे ही कोई भी जीवित चीज डांगहू पहाड़ के दायरे में आती है, उसकी आत्मा को एक झटका लगता है। जितना वो चोटी के करीब जाते हैं, झटके की ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है। बहुत से जीवित प्राणियों की आत्मा मजबूत नहीं होती और उनकी आत्मा अक्सर आधे पहाड़ पर ही बिखर जाती है। जाहिर है, ये एक राइचस पाथ इनहेरिटेंस है और डेमोनिक पाथ इनहेरिटेंस जितनी खतरनाक नहीं है। डांगहू पहाड़ की ताकत को लैंड स्पिरिट ने पहले ही दबा दिया है, तुम एलीट डिसाइपल्स को चोटी पर चढ़ने का मौका देते हुए। अगर कोई आगे नहीं बढ़ पाता, तो लैंड स्पिरिट उससे बाहर भेजे देगा। मतलब, तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। लॉर्ड स्काई क्रेन की आवाज गंभीर हो गई। फैंग झेंग, जो मैं अब कहने वाला हूं वो बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनो। तुमने बचपन में अपने पूरे क्लैन की बर्बादी देखी और कातिल तुम्हारा अपना बड़ा भाई था। तुमने बदला लेने का पक्का इरादा किया है और तुम्हारी मर्जी मजबूत है। इस भयानक हादसे से बचने ने तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे साथियों से ज्यादा मजबूत बना दिया है। लेकिन फंग जिन हुआंग और सियोची जिंग जैसे लोगों से अभी भी एक फासला है। लेकिन तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। लॉर्ड हे फंग यांग के प्लान की खासियत हाई यही है। उसने गुप्त तरीकों से स्पिरिट इंक्यूबेटिंग फ्ली को जिंदा किया। आगे, मैं अपनी आत्मा का इस्तेमाल करके तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें डांगहू पहाड़ की चोटी तक धकेलूंगा। लॉर्ड स्काई क्रेन एक रैंक 5 गु मास्टर था। उसने अपनी जिंदगी में अनगिनत मुश्किलों का सामना किया था और साथ ही अपनी लंबी उम्र के साथ उसने बहुत सारा अनुभव हासिल किया था और उसकी आत्मा की ताकत जाहिर है फंग जिन हुआंग और सियोची जिंग जैसे डिसाइपल्स से कहीं ज्यादा थी। ये जीनियसेस भले ही अपने प्राइम में हों और उनका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन अभी उनकी आत्मा की नींव लॉर्ड स्काई क्रेन से मुकाबला नहीं कर सकती थी। फैंग झेंग खुश भी था और चिंतित भी। मास्टर की मदद से मेरे पास जीतने का मौका है। लेकिन अगर हम ऐसे चीटिंग करेंगे तो क्या ये गलत नहीं होगा? अगर दूसरे गु इमॉर्टल्स को पता चल गया तो हम क्या करेंगे? लॉर्ड स्काई क्रेन ने डांटा, बेवकूफ बच्चे, यह चीटिंग नहीं है, बल्कि काबिलियत और टैलेंट है। हम गु इमॉर्टल इनहेरिटेंस अपनी काबिलियत और टैलेंट से हासिल कर रहे हैं। ये बिल्कुल फेयर है। चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट है और लॉर्ड हे फंग यांग तुम्हें बचा रहे हैं। दूसरे गु इमॉर्टल्स तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा गु इमॉर्टल्स ब्लेस्ड लैंड में दाखिल नहीं हो सकते। अगर वो ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हुए तो उन्हें लैंड स्पिरिट के पलटवार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए भले ही उन्हें कुछ सुराग मिल जाए, वो सिर्फ मजबूरी से देखते रह सकते हैं। हाँ, लैंड स्पिरिट इतना कमाल का है, गु इमॉर्टल्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। फैंग युआन हैरान रह गया। एक तरफ पूरी जान लगा देगा जबकि दूसरी तरफ को खुद को रोकना पड़ेगा। इसके अलावा लैंड स्पिरिट ब्लेस्ड लैंड के साथ मिल गया है और ब्लेस्ड लैंड में लैंड स्पिरिट एक अमर देवता है जो पूरे ब्लेस्ड लैंड को कंट्रोल कर सकता है। लैंड स्पिरिट को कंट्रोल करना मतलब ब्लेस्ड लैंड को कंट्रोल करना। लॉर्ड स्काई क्रेन हंसा। फैंग झेंग को एहसास हुआ, मैं समझ गया, वो छोटी लड़की जो हमने देखी थी वो लैंड स्पिरिट है। हाँ। लॉर्ड स्काई क्रेन हंसा। शागिर्द, तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, आखिरकार समझ गए। सही कहा, वो छोटी लड़की हूँ इमॉर्टल लैंड स्पिरिट है। ए फ्लैट हिम्मत से आगे बढ़ो। ये डांगहू पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल है, इसमें कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा लगेगा। हर हालत के लिए तैयार रहने के लिए मैं अब से ज्यादा नहीं बोलूंगा और सिर्फ चुपके से तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद से तुम्हारे पास हूँ इमॉर्टल इनहेरिटेंस हासिल करने का कम से कम 80% चांस है। जैसे ही तुम्हें हूँ इमॉर्टल इनहेरिटेंस मिल गई, तुम तेजी से ऊपर उठ सकते हो, भिखारी से अमीर बन सकते हो और एक ही बार में मोटे हो सकते हो। ये एक ही कदम में आसमान तक पहुंचना है। विज समझ गया, मास्टर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और आपको निराश नहीं करूंगा। फैंग झेंग की तेज ईन में एक पक्का और हिम्मत वाला जोश चमक उठा। जाओ, पूरा इमॉर्टल क्रेन सेक्ट तुम्हें देख रहा है। लॉर्ड स्काई क्रेन ने एक हाई सेंटेंस से फैंग झेंग को जोश दिलाया और उसका खून खौल उठा। फैंग झेंग को जबरदस्त जोश महसूस हुआ। चैप्टर 367, आजकल गॉडफादर बनना आसान नहीं। कुछ महीनों बाद
सदर्न बॉर्डर, सांचा पहाड़। एक बड़ी सी गुफा में जो रोशनी से जगमगा रही थी, एक शानदार दावत चल रही थी जहां गू मास्टर्स शराब पी रहे थे और जुआ खेल रहे थे, और तरह तरह के पकवानों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। आओ आओ सब लोग, जी भर के खाओ पियो, बिल्कुल मत शर्माओ। सेंचुरी बॉय मुख्य कुर्सी पर बैठा था। उसने चारों तरफ देखा और जोर से सबका स्वागत किया। सेंचुरी बॉय ने काला चोगा पहना हुआ था और एक कोमल लड़के जैसा दिखता था, लेकिन असल में वो 180 साल से ज्यादा का था। इस दुनिया में आम हालत में एक इंसान की उम्र सिर्फ 100 साल के आसपास होती थी। अगर किसी को अपनी उम्र बढ़ानी होती तो सबसे अच्छा तरीका लाइफ स्पैन गू ढूंढना था। लेकिन लाइफ स्पैन गू बहुत दुर्लभ थे और इसलिए उन्हें ढूंढना मुश्किल था। इंसान सभी जीवों में सबसे समझदार थे, किसको लंबी जिंदगी पसंद नहीं होगी? इसलिए उन्होंने कई दूसरे तरीके सोचे। सेंचुरी बॉय एक ऐसा ही उदाहरण था। भले हाई यूज लाइफ स्पैन गू नहीं मिला, लेकिन उसके पास रिटर्न टू चाइल्डहुड गू था, जो उसकी जीवन शक्ति को इकट्ठा करता और धीरे धीरे छोड़ता था, जिससे लंबी उम्र का असर होता था। इस तरीके का नुकसान ये था कि उसका शरीर और चेहरा एक बच्चे के जिस्म में हाई फिक्स हो गया था। सेंचुरी बॉय के पास रैंक 4 अपर स्टेज कल्टिवेशन थी और साथ ही 180 साल से ज्यादा का अनुभव था। वो सच में डेमोनिक पाथ की सीनियर जनरेशन का हिस्सा था। वो उम्र के साथ चतुर हो गया था और बहुत सी जगहों पर घूम चुका था। यूज दावत देना और हर तरह के लोगों की मेहमान नवाजी करना पसंद था। कभी कभी वो कुछ नए लोगों को टिप्स भी देता और अपना कुछ अनुभव बांटता था। डेमोनिक पाथ में उसकी रेपुटेशन नई पीढ़ी को गाइड करने की थी। कुछ डेमोनिक गू मास्टर्स जिन्होंने उससे टिप्स लिए थे, वो उस अपना गॉडफादर मानते थे। वक्त के साथ सेंचुरी बॉय ने अपने गॉडसन और गॉडडॉटर का एक पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लिया था, जिससे एक काफी बड़ी ताकत बन गई थी। आज दावत में शामिल लोगों में से बहुत से उसके गॉडसन और गॉडडॉटर थे। वहां रॉक लिजर्ड ली कियांग और फायरी स्टार बाओ टोंग जैसे खास मेहमान भी थे। वो सब डेमोनिक पथ के मशहूर लोग थे और उन्हें कम नहीं समझा जा सकता था। शांग क्लैन का ये हुआ सच में बहुत पावरफुल है। उसने बाकी 4 रैंक 4 पीक स्टेज एक्सपर्ट्स को दबा रखा है। इस वक्त सांचा पहाड़ पर कोई उससे लड़ना नहीं चाहता। गू रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर फांग टियन यू आ गया है और उसने ये हुओ के लिए गू रिफाइन करने के लिए हाँ कर दी है। मुझे नहीं पता वो कौन सा गू रिफाइन कर रहा है, लेकिन ये हुओ की फाइटिंग स्ट्रेंथ यकीनन और बढ़ जाएगी। दावत में सबसे ज्यादा चर्चा वाला टॉपिक जाहिर है सांचा पहाड़ की मौजूदा सिचुएशन थी। ये ह्यूओ शांग क्लैन से आया था और राइचस पाथ को रिप्रेजेंट करता था। उसकी ताकत और प्रभाव बहुत बड़ा था, जिसने सांचा पहाड़ के सभी डेमोनिक गू मास्टर्स को दबा रखा था। वो डर के मारे ठीक से लड़ भी नहीं पा रहे थे। ये हुओ भले हाई स्ट्रांग हो, लेकिन वो सिर्फ रैंक 4 पीक स्टेज है। अगर टाइबाजू अभी जिंदा होता तो वो जरूर उससे टक्कर दे सकता था और ये हुओ इतना लाइमलाइट में नहीं होता जैसे अब है। जैसे हाई टाइबाजू का जिक्र हुआ, सबने अनिवार्य रूप से फैंग युआन के बारे में सोचा। कुछ दिन पहले लिटिल बीस्ट किंग ने यू कैंग को मार डाला। इस महीने में ये चौथा स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर है जिसे उसने मारा है। किसी ने धीरे से कहा, यू कैंग एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर था और यू क्लैन से था, जो एक छोटा मध्यम साइज का क्लैन था। जब से फैंग युआन ने टाइबाजू को मारा था, उसकी रफ्तार बहुत बढ़ गई थी और वो बार बार पंगे ले रहा था। डेमोनिक पाथ और राइचस पाथ दोनों के गू मास्टर्स को मार रहा था। इस डरो, खूंखार और बेरहम नाम ने सांचा पहाड़ को हिलाकर रख दिया था। सेंचुरी बॉय के कान खड़े हो गए और जब उसके तेज कानों ने लिटिल बीस्ट किंग सुना तो उसका चेहरा बिगड़ गया। फैंग युआन ने स्काई टाइगर जू सैंसी को मारा था, जो उसकी गॉडडॉटर थी। वो कहता आ रहा था कि वो फैंग युआन से पंगा लेगा, लेकिन फैंग युआन के टाइबाजू को मारने के बाद उसने फौरन हार मान ली और फैंग युआन के बारे में फिर कभी बात नहीं की। HMPH लिटिल बीस्ट किंग भले हाई स्ट्रांग हो, लेकिन ये 3 किंग्स इनहेरिटेंस की वजह से है। वो इनहेरिटेंस के बारे में बहुत से राज जानता है और इसलिए जब भी वो इनहेरिटेंस में जाता है, उसके फायदे हमसे कहीं ज्यादा होते हैं। ली जियान, तुमने उसके साथ सौदे किए हैं और उसकी सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ जानते हो। क्या ये सही नहीं है? रॉक लिजर्ड ली कियांग ने अचानक जोर से कहा। ली जियान ने सर हिलाया। बिल्कुल सही बात है। इन कुछ महीनों में लिटिल बीस्ट किंग ने कई बार 3 किंग्स इनहेरिटेंस के कुछ राज बेचे हैं। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ज्यादातर सही है और उसकी जांच हो चुकी है। जैसे किंग शिन इनहेरिटेंस के शुरुआती स्टेजेस में आप हैरी मेन के गू रिफाइनमेंट प्रोसेस में डिस्टर्ब कर सकते हैं। किंग क्वैन इनहेरिटेंस के बारे में भी उसके कुछ एक्सपीरियंसेस हैं। लिटिल बीस्ट किंग यकीनन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राज जानता है और उन्हें अपने दिल में गहराई से छुपा रखा है। उसकी किस्मत चमक गई है,
उसने इस बार सच में बहुत बड़ा हाथ मारा है। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस पर निर्भर रहकर उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। ए फ्लैट, वो थ्री किंग्स इनहेरिटेंस का वारिस बनने के सबसे पॉपुलर कैंडिडेट्स में से एक है। फायरी स्टार बाओ टोंग ने शराब पीते हुए कहा, उसकी आवाज में तारीफ और जलन भरी हुई थी। फैंग झेंग और मजबूत होता जा रहा है और उसने अपने गू वॉर्म्स को भी बहुत बेहतर वालों से बदल लिया है। इन कुछ महीनों में वो और बाइनिंग बिंग एक साथ घूम रहे हैं। वो सीधे साढ़े एक खतरनाक कातिल जोड़ी हैं। ये दोनों एक साथ मिलकर साजिश करने वाले बदमाश हैं। ना जाने कितने लोगों ने उनके धोखेबाज हमलों का शिकार हुए हैं। लिटिल बीस्ट किंग के इरादे बहुत बड़े हैं। जब से वो सैनचा पहाड़ पर आया है तब से अब तक उसने बार बार स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स को चैलेंज किया है। हाल ही में उसने फिर से स्ट्रेंथ पथ में नंबर 1 बनने और पुराने स्ट्रेंथ पाथ की शान को वापस लाने का दावा किया है। शुक्र है मेन स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर नहीं हूं। सबने चर्चा की और कमेंट्स किए। फैंग युआन ने सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर से लड़ने की पहल की। इससे स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स खतरे में आ गए, जबकि दूसरे पाथ्स के गू मास्टर्स दूसरे की मुसीबत में मजे लेने वाले एटीट्यूड से किनारे से देख रहे थे। भले हाई फैंग युआन के कारनामे बैलगामद, उसने जनता के गुस्से को नहीं भड़काया। एक तरफ वो पावरफुल था और उठ भी सकता था, सच में एक आसान दुश्मन नहीं था। दूसरी तरफ उसने खुद से थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन जाहिर की, जिससे बहुत से लोग उसकी चापलूसी करने लगे। आखिर में वो सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर्स के खिलाफ गया, सिर्फ अपने ही पद के लोगों से निपट रहा था और अनजाने में दूसरे गू मास्टर्स को नहीं उकसा रहा था। सेंचुरी बॉय, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जितना मुझे याद है तुम भी एक स्ट्रेंथ पाथ गू मास्टर हो, है ना? फैंग झेंग, वो जाहिल, मीन और धोखेबाज है और बिल्कुल अनरीजनेबल, क्रूर और अत्याचारी है। रॉक लिजर्ड ली कियांग ने सेंचुरी बॉय को गहराई से देखा, जैसे अच्छे इरादे से उस समझा रहा हो। सेंचुरी बॉय ने अंदर ही अंदर आहें भरी। वो कैसे सोच सकता था कि फैंग युआन इतना हिंसक होगा। साई, हर पीढ़ी नए जीनियसेस को जन्म देती है। आजकल नए लोग झुंड में आ रहे हैं। कुछ साल पहले मो वुटियन था और अब लिटिल बीस्ट किंग आ गया है। ये दुनिया और भी कठिन होती जा रही है। गॉडफादर बनना भी आसान नहीं है। सेंचुरी बॉय ने अंदर ही अंदर ऐसा सोचा, लेकिन ऊपर से वो अभी भी सख्त था। HMPH। जब आसमान किसी को मरना चाहता है तो वो पहले उन्हें पागल और हिंसक बना देता है। यह लिटिल बीस्ट किंग और भी पागल और हिंसक होता जा रहा है। वो मौत के दरवाजे से ज्यादा दूर नहीं है। उसने मेरी गॉडडॉटर जू सैनसी को मारा, मैं बदला जरूर लूंगा। लेकिन जल्दी करने की जरूरत नहीं है। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस के खत्म होने का इंतजार करो और मैं धीरे धीरे उससे हिसाब चुकता करूंगा। जरूरी बात थ्री किंग्स इनहेरिटेंस है। ये कहकर उसने दावत में मौजूद अपने गॉडसन और गॉडडॉटर को याद दिलाया, तुम लोगों को भी पहले जरूरी चीजों का लॉजिक समझना होगा। थ्री किंग्स इनहेरिटेंस एक ऐसा मौका है जो 100 सालों में कभी कभी आता है। तुम्हें इससे जितना हो सके पकड़ना होगा, वरना तुम जिंदगी भर पछताओगे। उसका मतलब था, तुम लोग लिटिल बीस्ट किंग से किसी भी झगड़े से बचना। गॉडफादर सही कह रहे हैं। गॉडफादर की बातें अक्लमंदी भरी और सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। बदला ठंडा करके खाने में ही मजा है। यह लिटिल बीस्ट किंग ज्यादा देर तक उछाल नहीं पाएगा। उसने टाइबाजू को मारा और टाइक्लैन के यंग मास्टर का पीछा किया। हम तब बात करेंगे जब टाइक्लैन उसका शिकार कर लेगा। मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं कि टाइक्लैन के लोग पहले ही चुपके से संचा पहाड़ पर आ चुके हैं। गॉडफादर, इंतजार कीजिए जब तक मेरी कल्टीवेशन रैंक 4 तक ना पहुंच जाए। गॉडफादर को हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन लिटिल बीस्ट किंग से निपट लूंगा। लिटिल बीस्ट किंग ज्यादा देर तक घमंड में नहीं रहेगा। मेरे थंडरक्लैप गू के नीचे उसकी लाश भी नहीं बचेगी। ... ये गॉडडॉटर और गॉडसन एक के बाद एक बोलते गए। कुछ ने बड़ी वफादारी दिखाई और कहा कि वो सेंचुरी बॉय के लिए किसी भी मुश्किल से गुजर जाएंगे। कुछ ने तो यहां तक चापलूसी की कि सेंचुरी बॉय का फैंग युआन से निपटना बेकार है। कुछ ने सिचुएशन को देखते हुए साफ साफ कह दिया कि फैंग युआन की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ठीक है, तुम मेरे गॉड चिल्ड्रन हो। तुम्हें गाइड करना बेकार नहीं गया। सेंचुरी बॉय जोर से हंसा। ठीक इसी वक्त गुफा के बाहर से अचानक एक आवाज आई। सेंचुरी बॉय, मेन फैंग झेंग हूं, बाहर निकल। इससे पहले का खुशनुमा माहौल, शोर शराबे वाली दावत अचानक मौत जैसी खामोशी में बदल गई। लिटिल बीस्ट किंग, वो यहां पंगा लेने कैसे आ सकता है? सबकी इरी हैरत से फैल गई और एक दूसरे को झटके में देखने लगे। ये खास तौर पर सेंचुरी बॉय और उसके गॉडसन और गॉडडॉटर के साथ हुआ। वो सब हक्का बक्का रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई।
हाँ, ये लिटिल बीस्ट किंग की हाई आवाज है, लगता है वो सच में आ गया। ली जियान ने अपनी मुस्कान रोकी और खामोशी तोड़ी। रॉक लिजर्ड ली कियांग, फायरी स्टार बाओ टोंग और दूसरे सबने गंभीर चेहरों के साथ अपने शराब के कप नीचे रख दिए। क्रैश! सेंचुरी बॉय ने अपना शराब का कप मेज पर पटक दिया, फिर उसने दांत पीसे और बाहर चिल्लाया, लिटिल बीस्ट किंग, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फैंग युआन की आवाज़ फौरन गुफा के बाहर से आई, HMPH, सेंचुरी बॉय, तुमने इतनी बड़ी दावत राखी और सभी हीरोज को बुलाया, लेकिन तुमने असल में मुझे नहीं बुलाया? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी के लिए बहुत देर हो चुकी है। जबकि तुम भी एक स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर हो, तो बाहर निकलो और मुझसे दो हाथ करो। जब सेंचुरी बॉय ने यह सुना, तो वो हैरान, गुस्सा और आग बबूला हो गया। फैंग युआन के आने से वो हैरान हो गया। फैंग युआन की बदतमीजी से वो गुस्से में आ गया। और फैंग युआन की ऐसी बातों से जिससे लग रहा था कि सेंचुरी बॉय सच में माफ़ी मांगने वाला है, उससे और गुस्सा आ गया। लेकिन सेंचुरी बॉय फैंग युआन से मौत की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। उसने चारों तरफ देखा और गुस्से भरी आवाज में चिल्लाया, लिटिल बीस्ट किंग, ज्यादा बदतमीजी मत कर। तुम यहां पंगा लेने आए हो और किसी की परवाह नहीं कर रहे, तुम सीधे साढ़े यहां मौजूद सभी हीरोज को नीचा दिखा रहे हो। मैं तुम्हें सच सच बताता हूं, लॉर्ड रॉक लिजर्ड ली कियांग यहां हैं, लॉर्ड फायरी स्टार बाओ टोंग भी हैं और यंग मास्टर ली जियान भी हैं जो डेमोनिक पथ के उभरते हुए टैलेंट हैं। क्या तुम यहां मरने आए हो? इन शब्दों के साथ दावत में मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए। अंदर हाई अंडर इस धोखेबाज सेंचुरी बॉय को कोस रहे थे जो उन्हें अपने साथ नीचे खींचना चाहता था। लेकिन फैंग युआन ने कहा, सेंचुरी बॉय, तुम फट्टू, तुमने जिन्हें बुलाया है वो सब हीरोज हैं, लेकिन मैं साफ साफ कहता हूं कि मैं पंगा लेने आया हूं। लेकिन दूसरों से नहीं, मैं खास तुमसे पंगा लेने आया हूं। मैं पुराने स्ट्रेंथ पाथ की शान और चमक वापस लाना चाहता हूं। तुम एक मामूली बुजदिल हो जो स्ट्रेंथ पाथ के नाम पर दाग लगा रहा है, बाहर निकल और अपनी मौत कबूल कर। ली कियांग का गंभीर चेहरा इन शब्दों पर फौरन शांत हो गया। फैंग युआन ने अपने आने का मकसद साफ साफ बता दिया, वो सेंचुरी बॉय के लिए आया था और इससे उसका दिमाग थोड़ा शांत हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि लॉर्ड लिटिल बीस्ट किंग हमारे नाम जानते होंगे। बाओ टोंग ने संतुष्ट चेहरे के साथ अपनी दाढ़ी सहलाई। ली जियान अंधेरे में हंसा और सेंचुरी बॉय को इस इरादे से देखा कि वो किनारे से तमाशा देखेगा। सेंचुरी बॉय उम्र के साथ चतुर हो गया था, जब उसने सबके चेहरे देखे तो उसका चेहरा फौरन उतर गया। चैप्टर 368, लड़के को चीर डाला। जब फैंग युआन वहां गालियां दे रहा था, सेंचुरी बॉय का सीना गुस्से से जल रहा था, सोचते हुए, वैसे तो लिटिल बीस्ट किंग स्ट्रांग है, लेकिन उसने टाइबाजू को फ्लाइंग एबिलिटी के एडवांटेज की वजह से मारा था। वो इतना छोटा है, मैंने उससे ज्यादा नमक खाया है जितना उसने चावल खाए हैं। जब तक मैं डिफेंस पर फोकस करूं और लापरवाही ना करूं, तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। सबके सामने होने के कारण सेंचुरी बॉय को मजबूरन दिखावा करना पड़ा। अगर वो यहां लड़ाई से बच जाता, तो उसकी सालों की मेहनत से बनाई इज्जत और शोहरत एक झटके में बर्बाद हो जाती। लेकिन अगर मैं सच में नहीं सह पाया, तो मैं गुफा में वापस भाग सकता हूं। दावत में इतने सारे लोग हैं, फैंग जेंग अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन जो चीज मुझे सच में गुस्सा दिला रही है, वो ये है कि इन लोगों ने पहले तो बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन जरूरत के वक्त इनमें से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। सेंचुरी बॉय ने अपने गॉडसन और गॉडडॉटर्स को देखा, वो उदास और निराश महसूस कर रहा था। वैसे उसके इन गॉडसन और डॉटर्स में सिर्फ जू सनसी की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा थी और वो उनमें सबसे बेहतरीन थी, लेकिन फैंग युआन ने उस पहले ही मार दिया था। लिटिल बीस्ट किंग, तुम बहुत घमंडी और जोर जबरदस्ती करने वाले हो। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बड़े बुजुर्ग ज्यादा समझदार होते हैं। सेंचुरी बॉय गुफा से बाहर निकला, गुस्से में फैंग युआन पर चिल्लाते हुए। वो एक बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आवाज बूढ़ी और अनुभवी थी। ये एक अजीब नजारा था। बकवास बैंड कर, मेरा वार ले। फैंग युआन ने सेंचुरी बॉय को बाहर आते देखा और ठंडा सा हंसा, एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, जैसे पहाड़ से उतारता हुआ शेर हवा के झोंके के साथ आगे बढ़ा। ऑल आउट एफर्ट गू। एक ही पाल में जानवरों के फैंटम दिखने लगे और फैंग युआन की ताकत तेजी से बढ़ गई। बम बम बम। घूसों और लातों की आवाजें भारी और लगातार आ रही थीं। गुफा के बाहर डू स्ट्रेंथ पाथ गु मास्टर्स आपस में उलझ गए। वो क्लोज रेंज फाइटर्स द हर बार निशाने पर लग रहा था जब वो अपनी असली ताकत से लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो 100 कदम से ज्यादा दूर लड़ चुके थे। जहां भी वो तूफान की तरह गुजरे, पहाड़ी चट्टानें टूट गईं, पेड़ उखाड़ गए,
धूल और टहनियां हवा में उड़ गईं। दावत में मौजूद गू मास्टर्स गुफा से बाहर आ गए थे, लड़ाई देख रहे थे। बिटर स्ट्रेंथ गू। फैंग युआन ने बचाव करना छोड़ दिया, वो जितना जख्मी होता उतनी ही ज्यादा ताकत लगा सकता था। मुंह। अचानक एक सांड के दहाड़ने की आवाज आई जब एक बड़ा हरा सांड का फैंटम उसके सर के ऊपर आ गया। इस हरे सांड का जिस्म बहुत बड़ा था, एक हाथी से 2 गुना। उसकी पीठ ऊंची उठी हुई, मोटी और ठोस थी और पूरी हरी काई से भरी हुई थी। यह म्यूटेटेड बीस्ट कुनलन बुल था। इसका स्टेटस बियाओ, ड्रैगन एलिफेंट, थंडर बोर और रॉक क्रोकोडाइल जैसा ही था। फैंग युआन ने एक कूलू बुल की ताकत का इस्तेमाल किया। ये वार भारी था, हवा फट गई, एक गरजने वाली दहाड़ निकली। सेंचुरी बॉय वक्त पर बचाव नहीं कर पाया, हवा में उड़ गया और उसका छोटा सा शरीर एक गेंद की तरह 10 से ज्यादा पेड़ों को तोड़ता हुआ रुका। उसने मुंह से खून थूका, गुस्से से फैंग युआन को घूरते हुए। ये कूलू बुल की ताकत है, सोचा ना था। लिटिल बीस्ट किंग की ताकत फिर से बढ़ गई। सेंचुरी बॉय, मैंने तुम्हारी गॉड डॉटर जू सैंसी को मारा, बदला नहीं चाहिए था तुम्हें? आज मैं तुम्हें मौका दूंगा। फैंग युआन ने मजाक यूडेट हुए मुस्कुराया, फिर से हमला कर दिया। लिटिल बीस्ट किंग, तुम बहुत घमंडी हो, ये देखो। सेंचुरी बॉय गुस्से से लाल हो गया, उसकी भामों से सफेद धुआं निकल रहा था। उसने फैंग युआन का हमला झेला लेकिन पलटवार नहीं किया। सेंचुरी बॉय एक डिमोनिक फिगर था जो 200 साल से ज्यादा जी चुका था। उसके पास अपनी काबिलियत थी और बहुत से ट्रम्प कार्ड्स थे। जब उसने सच में अपनी ताकत दिखाई, फैंग युआन को प्रेशर महसूस होने लगा, वो हारने की कगार पर था। स्ट्रेंथ ची गू। अचानक फैंग युआन का कंधा हिला और स्ट्रेंथ की एक लकीर बाहर निकली। थंडर बोर का फैंटम स्ट्रेंथ की में घुसकर सॉलिड हो गया और सेंचुरी बॉय की तरफ बढ़ा। सेंचुरी बॉय सिर्फ हमले से बच सका, जबकि फैंग युआन ने थंडर बोर के पीछे से जोर शोर से हमला करना शुरू कर दिया। सेंचुरी बॉय का पलटवार DHUEIN की तरह गायब हो गया। फैंग युआन का लड़ाई का एक्सपीरियंस और भी बढ़ता जा रहा था और इस गूवर्म सेट पर उसकी पकड़ बढ़ गई थी। पहले वो क्लोज रेंज में हमला करते वक्त स्ट्रेंथ चीगू का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन अब दर्जनों मैचेस के बाद वो अपने शरीर और अपने बीस्ट फैंटम्स को बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकता था। थंडरबोर हिम्मत से आगे बढ़ा, रास्ते में चट्टानों और टीलों को तोड़ता हुआ। रॉक क्रोकोडाइल सख्त था, अपनी पूंछ को एक स्टील के कोड़े की तरह इस्तेमाल करता था और उसके दांत उस्तरे जैसे थे। वो एक खूंखार जानवर था। कुनलन बुल में ब्रूट फोर्स और सींगों से हमला करने की ताकत थी, उसकी पीठ सख्त पहाड़ी चट्टानों जैसी थी। इन 3 बीस्ट फैंटम्स ने, जैसे हाई एक्टिवेट हुए, सेंचुरी बॉय को बहुत पीछे छोड़ दिया और वो जल्दी से अपना बचाव करने लगा। सॉलिड बीस्ट फैंटम्स सेंचुरी बॉय के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, लेकिन बीस्ट फैंटम के तबाह होने के बाद वो वापस स्ट्रेंथ की एक लकीर में बदल जाता था। जब फैंग युआन स्ट्रेंथ चीगू को फिर से एक्टिवेट करता तो बीस्ट फैंटम पहले जैसा ही तैयार हो जाता था। शुक्र है, लिटिल बीस्ट किंग के 3 बीस्ट फैंटम्स सिर्फ किस्मत से ही निकल सकते हैं। उसका ऑल आउट एफर्ट गू अभी भी रैंक 3 है। सेंचुरी बॉय फैंग युआन से दब गया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुश था। भले हाई फैंग युआन ने अपने बोर, क्रोकोडाइल और ग्रीन बुल फैंटम्स को थंडर बोर, रॉक क्रोकोडाइल और कूलू बुल फैंटम्स से बदल लिया था, इससे उसकी कुल ताकत बढ़ गई थी, लेकिन इसमें कमजोरियां भी थीं। उसका ऑल आउट एफर्ट गू सिर्फ रैंक 3 था, वो इन 3 रैंक 4 फैंटम्स को अपनी मर्जी से नहीं बुला सकता था। ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक फैंग युआन किंग शिन के इनहेरिटेंस से अनडिफीटेड 100 बैटल्स गू हासिल ना कर ले और ऑल आउट एफर्ट गू को रैंक 4 तक ना बढ़ा ले। गॉडफादर की हालत खराब होती जा रही है। क्या हमें हमला करना चाहिए? मरना है क्या? वो इतनी शिद्दत से लड़ रहे हैं, हम बीच में घुसने से पहले ही कीमा बन जाएंगे। बहुत स्ट्रांग, हद से ज्यादा स्ट्रांग। हम में से सिर्फ स्काई टाइगर हाई टक्कर दे सकती थी, लेकिन यूज तो फैंग झेंग ने कब का मार दिया। क्या हम बस ऐसे ही देखते रहे? तुम डर किस बात से रहे हो? क्या गॉडफादर से निपटना इतना आसान है? उसके पास अभी भी अपने ट्रम्प कार्ड्स बचे हैं। गुफा के बाहर सेंचुरी बॉय के गॉडसन और डॉटर्स ने शिद्दत भरी लड़ाई देखी और डर से कांप रहे थे, उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सेंचुरी बॉय का शरीर छोटा था, उसका फाइटिंग स्टाइल कमजोरियां ढूंढना और हर तरफ से बचना था। उस नाजुक हिस्सों पर निशाना लगाना पसंद था। जब वो घुसे और लाते मारता तो एक असर पैदा होता। वही फैंग युआन सीधा हमला करता, घुसे और लाते मारता। उसके हाथ लंबे भालों जैसे थे जबकि उसके पैर बड़े डंडों जैसे। कभी कभी जब वो हमला करता तो धमाके की आवाजें निकलती, एक हावी होने वाला ऑरा फैलाता। सेंचुरी बॉय धीरे धीरे दबता गया और उसके हिलने की जगह कम होती गई।
इन कुछ महीनों में फैंग युआनगू वॉर्म्स के मामले में बेहतर हो गया था। उसने न सिर्फ ग्रीन बुल को कुलू बुल फैंटम में बदला, बल्कि उसने एसेंस आयन बोन्स गू का इस्तेमाल भी पूरा कर लिया था और अपनी हड्डियों की मजबूती को फिर से बढ़ा दिया था, पहले से लगभग 2 या 3 गुना। इनके अलावा उसने गोल्डन स्टील टेंडन गू का भी इस्तेमाल किया, अपने शरीर की नसों को सुनहरे स्टील जैसी शक्ति दे दी। एंशिएंट ब्रॉन्ज स्किन, एसेंस आयन बोन्स, गोल्डन स्टील टेंडन्स, तीनों डिफेंस एक हो गए। एक दूसरे को पूरा करते हुए फैंग युआन का डिफेंस तेजी से बढ़ गया। गोल्डन शील्ड गू के साथ मिलकर ये एक रैंक 4 पीक स्टेज गू मास्टर के पूरे जोर के हमले को संभालने के लिए काफी था। सेंचुरी बॉय लड़ते लड़ते और भी डर गया। यह लिटिल बीस्ट किंग, ये इतना अनुभवी क्यों है? शुरू में मैं कमजोर पद रहा था और मैंने सिचुएशन को पलटने की कोशिश की, लेकिन मैं एक बार भी सफल नहीं हुआ। क्या ये अब भी एक नौजवान है? ऐसा इंसान 20 साल का कैसे हो सकता है? सेंचुरी बॉय ने अपने बारे में सोचा जब वो 20 साल का था। फैंग युआन से तुलना करके उससे लगा कि उसने इतने साल कुत्ते की जिंदगी जी है। नहीं, मुझे पीछे हटना होगा। इस लिटिल बीस्ट किंग को इंसानी मयार से नहीं नापा जा सकता। कोई हैरानी नहीं कि टाई बाजू उसके हाथों मारा। अब तक उसने बोन विंग्स गू का इस्तेमाल भी नहीं किया है। सेंचुरी बॉय फैंग युआन से दब गया था, एक सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसके बारे में सोचकर वो पीछे हटना चाहता था। उसने अपना शरीर घुमाया गुफा की तरफ। सेंचुरी बॉय, डर गए क्या? फैंग युआन ने चार्जिंग क्रैश गू एक्टिवेट किया, लगातार पीछा करते हुए। सेंचुरी बॉय, मेरे होते हुए तुम कहां जाओगे सोच भी कैसे सकते हो? बाइनिंग बिंग अचानक लड़ाई के मैदान में कूद पड़ी, सेंचुरी बॉय का रास्ता रोकते हुए। तुम? सेंचुरी बॉय का ध्यान फैंग युआन पर था। वो कैसे उम्मीद कर सकता था कि बाइनिंग बिंग ठीक उसके पास आ जाएगी और चोरी से हमला करेगी? अचानक हमले से घबराकर वो बाइनिंग बिंग के हमले से सीधा टकरा गया और अपना संतुलन खो बैठा। फैंग युआन ने इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ा, उसने हमलों की झड़ी लगा दी। और उसकी किस्मत आखिरकार चमक उठी जब थंडर बोर, रॉक क्रोकोडाइल और कुलू बुल, तीनों महान फैंटम एक साथ प्रकट हुए। भारी ताकत एक लहर की तरह हो पड़ी, समुंदर के हमले की तरह सेंचुरी बॉय को डुबो दिया। सेंचुरी बॉय चीख भी नहीं पाया कि फैंग युआन ने उसके दोनों पैर पकड़े और उससे 2 टुकड़ों में चीर दिया। गॉडफादर, आप बहुत बुरी मौत मारे। लॉर्ड सेंचुरी बॉय, एक ही पाल में सब शौक में चिल्लाए। खून बहने लगा, हड्डियां टूट गईं और अंदरूनी अंग जमीन पर गिर पड़े। हा, इतना ही था सेंचुरी बॉय, तुम कुछ खास नहीं हो। फैंग युआन हेस्ट हुए अपना सर उठाया, एक हद से ज्यादा घमंड दिखाते हुए। उसके चेहरे पर खून टपक रहा था जब उसने अपने सामने के लोगों को घूरा, नाखुश होकर चिल्लाया, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सेंचुरी बॉय आखिरी वक्त पे भाग गया, चूहे की तरह बुजदिल। वो स्ट्रेंथ पाथ के नाम पर कलंक था, मरना ही था उसी। अचानक उसका चेहरा शांत हो गया। हेस्ट हुए बोला, यहां हर कोई समझदार इंसान है और इस बेशरम चूहे की मदद नहीं की। आओ चलो अंदर चलकर पीते हैं। ली जियान, क्या तुम्हें 3 किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए? मेरा तुम्हारे साथ अभी भी एक सौदा बाकी है। सब हैरान, चिंतित और क्यूरियस भी। हैरानी इसलिए थी क्योंकि फैंग युआन एक दानव की तरह लग रहा था, एक और मशहूर शख्स को मारकर और अपनी जबरदस्त ताकत दिखाकर। चिंता इसलिए थी क्योंकि फैंग युआन लोगों को घास की तरह काट रहा था। उसने अभी अभी एक इंसान को मारा था, लेकिन अगले ही पाल वो हंसने लगा, जिंदगी के बारे में बात करने लगा। उस इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे इंसान के साथ रहकर कोई भी जबरदस्त प्रेशर महसूस करेगा। क्यूरियोसिटी इसलिए थी क्योंकि फैंग युआन 3 किंग्स इनहेरिटेंस का राज जानता था और ली जियान के साथ सौदा करना चाहता था। क्या वो उससे 3 किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं? सबके दिमाग में उलझे हुए ख्याल दिए और वो फैसला नहीं कर पा रहे थे। फैंग युआन तेजी से बाइनिंग बिंग के साथ गुफा में घुसा। गुफा के रास्ते में खड़े लोग अनजाने में उनके लिए रास्ता बना दिया। फैंग युआन दावत में घुसा और मेजबान की कुर्सी पर बैठ गया। ये असल में सेंचुरी बॉय की कुर्सी थी। तुम सब बैठो, तकल्लुफ की जरूरत नहीं। जो भी जाने की हिम्मत करेगा वो मेरी लिटिल बीस्ट किंग की बेइज्जती करेगा। फैंग युआन ने सबको देखते हुए सख्ती से धमकाया। रॉक लिजर्ड ली कियांग, फायरी स्टार बाओ टोंग और दूसरे सिर्फ रैंक 4 अपर स्टेज द वो गुस्से में होने के बावजूद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए और बैठ गए। ठंडी खामोशी के बीच सबने एक दूसरे को देखा, चिंतित थे कि कहीं फैंग युआन फिर से कत्ल आमना शुरू कर दे। वो सिर्फ बैठ सकते थे। फैंग युआन ने अपनी उंगली छोटी की और एक मुस्कान दिखाई, जब सब मेरी इज्जत कर रहे हैं
तो मैं तुम्हें कुछ फायदे दूंगा। फौरन उसके बाद उसने आराम से एक इन्फॉर्मेशन दी, 3 किंग्स इनहेरिटेंस में लाइफ सेविंग टोकन के बारे में। सबने ये सुना और उनकी एड़ी चमक उठी, इस इन्फॉर्मेशन को दिल में याद कर लिया। चैप्टर एंड।